हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड निश्चित रूप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अभी आपको जैसे ही मैं समझाना शुरू करूंगा आपके समझ में आने लग जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, आप भी इसको कर सकते हैं। चलते हैं अपन अपने वीडियो की ओर और देखते हैं कौन सा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण में हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी 2 से या 3 से भी ज़्यादा बार उसका अवकलन हो सकता है इक्वेशन में। अभी तक हमने सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी जिसको हम हल करना देख चुके हैं। अब यहाँ पर हायर ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करने के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण का मतलब है कि कोई कांस्टेंट प्रत्येक पद में गुणा हो सकता है पद, उसको हम बोलेंगे अचर गुणांक। और dy अपॉन dx के जो पद होंगे उसमें एक बार अवकलन हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार या ज़्यादा बार भी हो सकता है, जिनको हम सॉल्व करने की अब यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि हायर ऑर्डर में n ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो इस टाइप का होगा। nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, तो इसको हम लिख सकते हैं dny अपॉन dxn प्लस p1 dn-1y अपॉन dxn-1 प्लस p2 dn-2y अपॉन dxn-2। और इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी और लास्ट में जो पद आ जाएगा वो होगा pny और इक्वल टू q। ये कोई भी हायर ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि n टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है इस टर्म के अंदर और फिर लगातार घटते हुए पद हैं। बराबर में हम q मानेंगे। q हमेशा कोई x का ही फलन होगा। और यहाँ पर जो ये p1, p2 डॉट डॉट और pn जो भी लिख रहे हैं ये सारे कांस्टेंट हैं जिनके बारे में प्रश्न दिया हुआ है अचर गुणांकों वाली। तो ये कांस्टेंट है, q x का फलन होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमको 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको हम CF बोलते हैं और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो y बराबर CF प्लस PI के रूप में हमको लिखना पड़ेगा। जो भी इक्वेशन हमको दे रखी होगी उस इक्वेशन के द्वारा हम CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI का मान अलग अलग निकालेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, इक्वल टू y रहेगा। तो दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन कहलाएगा।
अब यहाँ पर बात आती है कि CF को कैसे ज्ञात करेंगे और PI को कैसे ज्ञात करेंगे। CF को ज्ञात करने के लिए जो भी इक्वेशन हमको दे रखी होगी उस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब अवकलन संकारकों के रूप में इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी d/dx के जो पद हैं उनको कैपिटल लेटर में d के अंदर हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो जब वो संकारकों में कन्वर्ट हो जाएगी समीकरण, फिर वहाँ से हमको एक एक्सिलरी इक्वेशन और लेनी पड़ेगी जिससे हमको उसके रूट प्राप्त होंगे और रूट की सहायता से हम CF का मान निकाल सकते हैं। देखिए फाइंडिंग ऑफ CF को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये देखिए। CF को निकालने के लिए हमको इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा डिफरेंशियल ऑपरेटर में। d/dx के स्थान पर हमको d पुट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी इक्वेशन हमको दे रखी होगी उसको चेंज करेंगे हम इनटू द डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि हमको जो इक्वेशन दे रखी होगी उसके अंदर हम d/dx की जगह पर क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये इक्वेशन हो जाएगी d की पावर n y p1 d की पावर n-1y प्लस p2 d की पावर n-2y प्लस सॉन प्लस और pn y इक्वल टू q। इस रूप में ये चेंज हो जाएगी, यानी जो भी इक्वेशन हमको दे रखी होगी उसके अंदर हम d/dx की जगह पर d पुट करेंगे तो इक्वेशन चेंज होकर हमारे पास इस टाइप की आ जाएगी। यहाँ पर इस इक्वेशन की एक एक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ेगी, यानी सहायक समीकरण लेनी पड़ेगी। उस सहायक समीकरण को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, d की जगह पर m पुट करेंगे और केवल कांस्टेंट और d वाले पदों को ही सहायक समीकरण में काम में लेना है, y नहीं आएगा। q इक्वल टू 0 मानना है CF निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो दो सॉल्यूशन दे रखे हैं CF प्लस PI, CF निकलेगा इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाले पदों से, PI निकलेगा इक्वेशन में राइट साइड वाले पदों से। तो जब हम CF निकालेंगे तो हमको Q इक्वल टू 0 लेकर के एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण में हमको d की जगह पर m पुट कर देना है और d की जगह पर जब हम m पुट कर देंगे और q इक्वल टू 0 ले लेना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, m की पावर n प्लस p1 m की पावर n-1 प्लस p2 m की पावर n-2 डॉट डॉट pn इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको सॉल्व करके हमको m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू जब आ जाएगी तो दी गई इक्वेशन का CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो CF के पद आएंगे वो CE की पावर mx के रूप में आएंगे। CF का जो पद आएगा वो CE की पावर mx के रूप में आएगा। अब CMX e की पावर mx को कैसे लिखेंगे हम, देखिए m के जितने भी मान प्राप्त होंगे, जैसे मान लीजिए m के हमको इसको सॉल्व करने के बाद m के 2 रूट प्राप्त हुए। मान लो हमने m इक्वल टू 3 और -2 ये दो मूल हमको m के प्राप्त हो गए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद।
अब इन दोनों को CF में कैसे हम एंटर कराएंगे, m के जितने मान आएंगे उतने ही पद CF में आएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है CE⁻mx, तो m की जब पहली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कांस्टेंट C1 हो जाएगा, पहला कांस्टेंट। m की वैल्यू दूसरी वाली पुट करेंगे तो वहाँ पर दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा C2, और सबको प्लस करके लिखना है। 3 रूट आते हैं अगर m के तो 3 पद आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम CF निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन और भी है। अगर मान लीजिए m के जो रूट हमको मिल रहे हैं वो सेम हो जाए, तब उस स्थिति में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि m इक्वल टू 1 और 1 आ गया। अब m इक्वल टू 1 और 1 को लेंगे तो फिर तो दो टर्म एक जैसी हो जाएगी। C1 लिख देंगे पहले वाले के लिए और ये e⁻x ही रह जाएगा, और दूसरे में भी e⁻x रह जाएगा, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि जब दो रूट इक्वल हो जाते हैं तो दो कांस्टेंट एक साथ आएंगे, 3 रूट इक्वल हो जाएंगे तो 3 कांस्टेंट एक साथ आएंगे। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन है। टू रूट्स आर इक्वल या सेम, तो CF का जो पद होगा वो आएगा C1 प्लस x C2 e⁻mx, यानी कि दो कांस्टेंट एक साथ आ गए अगर दो मूल समान आते हैं तो। अगर 3 मूल समान आते हैं तो अगर 3 रूट इक्वल आ जाते हैं तो फिर CF को हम लिखेंगे, 3 कांस्टेंट एक साथ आएंगे, C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 और e⁻mx। ये अगर m के 3 रूट एक जैसे आ जाते हैं तो x का इंटू करते चलेंगे, एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे और CF का मान फिर इस फॉर्मूले के आधार पर निकलेगा। थर्ड कंडीशन कि m के जो रूट आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, सम्मिश्र संख्या के रूप में हो। यानी कि m के जो मान हमको आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। जैसे m इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा, प्लस या माइनस में जैसे भी आ जाए, m इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में m के रूट हो गए। तो लिखने का फॉर्मूला तो वही है CE⁻mx। तो ये दो मूल है, एल्फा प्लस का अलग और एल्फा माइनस का अलग। तो एक बार m1 ले लेंगे, एक बार m2 ले लेंगे और इस फॉर्मूले में उसको रख देंगे। तो इसका जो CF होगा, इसका CF फिर हमारे पास आ जाएगा C1 e⁻m, यानी एल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस C2 e⁻एल्फा माइनस आयोटा बीटा x। तो लिख तो देंगे इसी तरीके से। अगर कॉम्प्लेक्स रूप में रूट आ जाते हैं तो हमको CF इसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर हम इसको प्रश्न के हिसाब से और सॉल्व कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों में e⁻α कॉमन आ रहा है तो हम e⁻α को कॉमन ले सकते हैं। तो e⁻α को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा C1 आयोटा x और इंटू होके बाहर आएगा साथ में एल्फा x, और e⁻आयोटा बीटा x हो जाएगा। यहाँ पर C2 e⁻ माइनस आयोटा बीटा x, इस रूप में लिख सकते हैं। फिर हमको इस रूप को और चेंज कर सकते हैं हम। जब e की पावर आयोटा के रूप में हो और पॉजिटिव हो तो हम इस टर्म को कॉस के पदों में प्रदर्शित कर सकते हैं, और e की पावर माइनस में हो और काल्पनिक हो आयोटा के रूप में तो उसको साइन के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से। e⁻α x C1, इसको कॉस के रूप में लिखेंगे बीटा x, और C2 और इसको साइन के रूप में लिख देंगे बीटा x।
ये लिख सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हमको m के मान दे रखें तो हम इस तरीके से उसका CF लिख सकते हैं। इसको भी एक बार और चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको लिखने का अगला तरीका है, ये तो कांस्टेंट के रूप में बाहर ही है, यहाँ से C1 ले लिया, cos बीटा x ले लिया, प्लस C2 ले लिया, बस इतना लिख सकते हैं। e की पावर अल्फा x ऐसा कैसा ही C1 और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एक साथ आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर m के रूट आते हैं तो हम इस तरीके से उसके CF को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम हमको ये वाली ये थर्ड लाइन तो लिखनी है, ये इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है लिखना, लेकिन प्लस आयोटा वाले पद को कॉस में और माइनस आयोटा वाले पद को साइन में चेंज करना कंपलसरी है अगर m का जो मान आता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर ये सारी जो विधि है ये केवल CF को ज्ञात करने के लिए है। एक बार और समझ लीजिए, जो भी इक्वेशन हमको दे रखी होगी उसका सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI ही होगा। अब हमको किसी तरह से CF और PI की वैल्यू पता करनी है। फाइंडिंग ऑफ CF, चेंज द इक्वेशन इनटू द डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि अवकलन संकारक के रूप में दी गई समीकरण को हमें चेंज करना है और उसके लिए d/dx की जगह पर कैपिटल लेटर में d लिख देना है। तो ऐसा जब कर देंगे तो ये दी गई इक्वेशन हमारे पास इस रूप में आ जाएगी और इसके बाद हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, सहायक समीकरण। और सहायक समीकरण में हमको क्या करना है, d की जगह पर m पुट करना है और q इक्वल टू 0 कर देना है केवल CF के लिए। ऐसा करने से हमारे पास इस तरह की m के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी। m के लिए जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी जिसे हम रूट बोल रहे हैं। हो सकता है m की a की वैल्यू आए या किसी सवाल में 2 आ जाए, 3 आ जाए। जितने भी मान आएंगे उन सब मानों की सहायता से हमको CF का मान निकालना है। CF का मान निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर जनरल फॉर्म है, ये CE की पावर mx, ये बेसिक फॉर्मूला है CF का मान निकालने के लिए। अब m के जितने मान आएंगे, ये m के जितने भी मान हमारे पास आ जाएंगे उनके लिए सबके लिए कांस्टेंट पद अलग अलग हो जाएंगे। जैसे m के 2 रूट अलग अलग आ गए तो C1 अलग, C2 अलग, उससे निकल जाएगा। अगर 2 रूट आर सेम, 2 मूल समान हो गए तो 2 कांस्टेंट एक साथ, पावर वही रहेगी की पावर mx। 3 मूल आर सेम तो ये हो जाएगा 3 रूट आर सेम। तो 3 रूट अगर सेम हो जाते हैं तो 3 कांस्टेंट एक साथ आएंगे, e की पावर mx ही आएगा। अगर रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे m बराबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो उसको लिखना तो उसी फॉर्मूले से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 पद आ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या करना है कि प्लस आयोटा का पद अगर e की पावर में है तो उसको कॉस में बदल देना है, माइनस आयोटा का पद e की पावर में है तो उसको साइन में चेंज कर देना है। तो इस तरीके से हम दी गई इक्वेशन का CF निकाल सकते हैं। CF निकालने के बाद अगला नंबर आता है PI का। अब हमको PI की वैल्यू निकालनी है। तो PI की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है PI इक्वल टू 1/FD इंटू Q, ये PI को ज्ञात करने का बेसिक फॉर्मूला है। इसकी सहायता से हम PI को ज्ञात करेंगे। अब PI को निकालने के लिए अलग अलग फंक्शन है, जैसे Q की जगह पर कोई ना कोई x का फंक्शन तो होगा ही, तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स चलेंगे PI को निकालने के लिए। फर्स्ट, पहली कंडीशन में बता रहा हूँ, यदि Q इक्वल टू e की पावर ax, यदि Q जो फंक्शन है x का वो e की पावर ax के रूप में है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो PI कैसे ज्ञात करेंगे।
तो पी आई बराबर हो जाएगा 1/FA इंटू क्यू। क्या किया हमने इसके अंदर, d की जगह पर a रख दिया, e की पावर ax की तुलना करके हम x के गुणांक को पता कर लेंगे कि a का मान क्या है, उसको हम d की जगह पर रखेंगे। लेकिन FA नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तभी रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख सकते। यानी कि जो FD है उसमें a का मान रखते हैं, d की जगह पर a पुट करते हैं, तो नीचे वाली जो संख्या है FA नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। अगर नॉट इक्वल 0 है तो रख सकते हैं, तो वो उसका PI हो जाएगा। लेकिन अगर 0 हो जाता है नीचे का पद, तो हम d की जगह पर a को पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर d इक्वल टू a पुट किया, ये नॉट इक्वल 0 है। लेकिन अगर 0 हो जाता है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 1/d माइनस a की पावर n इंटू क्यू के बराबर में हमको लिखना पड़ेगा x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और इंटू क्यू, और कंडीशन FA इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए ध्यान से, अगर q की जगह पर e की पावर ax वाला कोई फलन है तो हमको उसका PI निकालना है। PI निकालने के लिए हमको जो FD है उसमें d की जगह पर a पुट करना है। तो d की जगह पर a पुट करने से अगर नीचे वाली संख्या यानी FA नॉट इक्वल 0 आती है, तब तो यही हो जाएगा उसका PI। लेकिन अगर FA इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर हमको जो उसका PI लिखना है वो x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू क्यू के रूप में लिखना है, और FA को इस फैक्टर के आधार पर जमाना है। d माइनस a की पावर n, जितनी पावर होगी वो उधर x पर आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड नियम, यदि साइन हाइपर ax q इक्वल टू साइन हाइपर ax या कॉस हाइपर ax हो, यानी जो वहाँ पर q का फलन लिख रहा है अगर वो साइन हाइपर ax या कॉस हाइपर ax है तो हमको PI कैसे निकालना है। तो PI इक्वल टू 1/FD स्क्वायर और इंटू क्यू, ये फॉर्मूला है। अगर साइन हाइपर या कॉस हाइपर का कोई फंक्शन हमको दे रखा है तो PI का मान 1/FD स्क्वायर इंटू क्यू से निकालना है। और सेम कंडीशन है कि FA स्क्वायर आएगा, d स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर, FA स्क्वायर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और ये आया कहाँ से, d स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर हमको पुट करना है। जैसे यहाँ पर d बराबर a लिख रहे हैं, इसमें d स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिखना है। अगर वो नॉट इक्वल 0 रहता है रखने पर, तब तो ये इसका PI हो जाएगा, और 0 हो जाता है तो फिर उसका फॉर्मूला अलग है। उसके लिए हमको FA स्क्वायर बराबर 0 होने पर साइन हाइपर ax की जगह पर हमको लिखना है e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन 2, और कॉस हाइपर ax इक्वल टू हमको लिखना है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस का ax और अपॉन 2। और जब साइन हाइपर और कॉस हाइपर को e की पावर ax वाली टर्म में हम चेंज कर देंगे तो उसमें फिर ये वाला नियम लग जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम इन दो नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, और इन्हीं के एग्जाम्पल को अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से करना है। CF यहाँ पर आपको निकालना बता दिया। PI निकालने के लिए हमने दो कंडीशनें ले ली कि Q इक्वल टू अगर e की पावर ax टाइप का कोई फंक्शन दे दिया तो उसके अंदर हमको क्या करना है, d की जगह पर a रख के सवाल का PI निकालना है, और अगर वो 0 हो जाता है
तो फिर हमको x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू क्यू से निकालना है। और यदि q बराबर साइन हाइपर या कॉस हाइपर का कोई फलन आता है तो हमको जो पी आई निकालना है उसके लिए हमें डी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। कंडीशन वही है, नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो फिर साइन हाइपर और कॉस हाइपर की जगह पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले जो हैं ये रख देने और फिर उसको वापस फर्स्ट वाले नियम से सॉल्व करना है। तो अभी इस वीडियो के अंदर इन दो एग्जाम्पलों को लेकर के ही हम बात कर रहे हैं। अभी सी एफ और पी आई हम इस तरीके से निकालेंगे, सारी विधि यहाँ पर आ गई है। अब हम इनको समझने के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसको किस तरीके से हल करेंगे। अब यहाँ पर हमको बोर्ड को साफ करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए जब पूरा फॉर्मूला या क्वेश्चन एक बोर्ड पर हो जाता है एक बार में तो उसका स्क्रीनशॉट लिया कीजिए ताकि पूरी चीज़ आपको एक ही पिक्चर में देखने को मिल जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 8 वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें राइट साइड में 0 दिया हुआ है। इसका मतलब हमको जो सॉल्यूशन निकालना है वो y बराबर सी एफ प्लस पी आई के द्वारा निकलेगा। अभी समझाया आपको, सी एफ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले पद से निकलता है, पी आई हमेशा राइट साइड वाले पद से निकलता है। जब राइट साइड का फंक्शन हमारे पास 0 है तो इसका मतलब पी आई यहाँ पर नहीं निकलेगा, पी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस दी गई इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल टू ओनली फॉर सी एफ होगा। तो अब हमको इस इक्वेशन से केवल सी एफ की वैल्यू ही निकालनी है। उसके लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले दी गई इक्वेशन को डिफरेंशियल ऑपरेटर में चेंज करेंगे, उसके बाद उसकी एक्सिलरी इक्वेशन भी लेंगे। देखो चेंज इनटू द डिफरेंशियल ऑपरेटर, और डिफरेंशियल ऑपरेटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, d अपॉन डी एक्स की जगह पर कैपिटल D लिखना पड़ता है। लिख देते हैं इसके अंदर, देखो d अपॉन डी एक्स की जगह d, तो जितनी पावर होती जाएगी उतनी पावर d पर लगती जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा d की पावर 3y माइनस का 2 d स्क्वायर y प्लस का 4 dy माइनस का 8y इक्वल टू 0। d जो हम रख रहे हैं वो केवल d अपॉन डी एक्स की जगह पर रख रहे हैं, इसलिए y सबके साथ आएगा। अब यहाँ पर इसकी हमको एक्सिलरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी। एक्सिलरी इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो एक्सिलरी इक्वेशन में हमको क्या करना है, d की जगह पर m पुट करना है एक्सिलरी इक्वेशन में, और केवल d वाले ही पद लिखने हैं। d की जगह पर m को पुट करके केवल वही पद लिखने हैं, y नहीं लिखना है एक्सिलरी इक्वेशन में, क्योंकि सॉल्व करके हमको m के रूट देखने क्या क्या आएंगे। तो ये हो जाएगा m की पावर 3 माइनस 2m स्क्वायर प्लस का 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको m के लिए रूट निकालने हैं, तो फैक्टर करने पड़ेंगे इसके लिए। फैक्टर बिल्कुल आसान है। देखिए शुरू के दो पदों में हमें दिख रहा है m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने ये m स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ से बच गया m माइनस का 2 प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो भी बच जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों फैक्टरों में जो भी पद आएंगे वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी कहीं गलती हो गई, ये फैक्टर सही नहीं है।
तो अभी हमारे पास m-2 आ रहा है, ठीक है। अब m-2 कॉमन आ गया तो बच गया हमारे पास m² प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे और उससे हमको m की वैल्यू निकलेगी। तो इफ़ m-2 इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू 2 एंड m² माइनस 4 इक्वल टू 0 प्लस 4, m² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m² इक्वल टू माइनस का 4, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा m² से। जब m की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो m इक्वल टू प्लस माइनस माइनस √4। किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक काल्पनिक राशि होती है। तो काल्पनिक राशि को यानी इमेजिन पार्ट को जो हम शो करते हैं वो आयोटा के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर माइनस जो लग रहा है उसका वर्गमूल यानी माइनस का स्क्वायर रूट तो हो गया आयोटा, 4 का हो जाएगा 2, यानी कि m इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा। अब हमारे पास m के 3 वैल्यू आ गई, m इक्वल टू 2 आ गया, m इक्वल टू प्लस 2 आयोटा आ गया, m इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए m के जो भी 3 वैल्यू हमको मिली है वो तीनों ही डिफरेंट है। जब तीनों रूट डिफरेंट है तो इसका मतलब CF के अंदर 3 पद आएंगे और वो 3 पद अलग अलग कांस्टेंट के साथ आएंगे, C1 के साथ, C2 के साथ और C3 के साथ। अगर इनमें से कोई रूट इक्वल हो जाता, एक रूट या 2 या 3 हो, तो ऐसी स्थिति में कांस्टेंट तो उतने ही होंगे जितने मूल है, पर वो एक ही टर्म के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर हमको CF लिखना है। CF का फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है CE⁻mx, ये बेसिक फॉर्मूला है CF के लिए। CE⁻mx के द्वारा हम CF निकालेंगे। तो हमारे पास m की 3 वैल्यू है, तो इस तरह के 3 पद हमारे पास CF में आएंगे। तो देखिए CF बराबर पहला कांस्टेंट C1 e⁻m, m की जगह पर हम यहाँ से ले लेंगे 2, तो ये हो गया 2x प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट सेकंड रूट के लिए C2 और सेकंड रूट यहाँ से ले लेंगे 2 आयोटा, पॉजिटिव 2 आयोटा, तो 2 आयोटा और x तो आना ही है सबके अंदर, m की वैल्यू रखनी है और x को गुणा करना है। नेक्स्ट m इक्वल टू माइनस 2 आयोटा के लिए तीसरा कांस्टेंट आ जाएगा C3 e⁻−2 आयोटा x, ये CF के तीनों पद आ गए। अब हमको करना क्या है, अभी तुम्हें बताया था कि अगर e की पावर में प्लस का आयोटा का कोई पद है तो उसको कॉस में चेंज करना है, माइनस आयोटा का कोई पद है तो उसको साइन में चेंज करना है। तो यहाँ पर e की पावर ये प्लस आयोटा में या माइनस आयोटा में, तो इन दोनों पदों को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। ये पहला पद एज इट इज ही रहेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं C1 e⁻2x प्लस C2 और ये हो जाएगा cos 2x और यहाँ से आ जाएगा C3 sin 2x। आयोटा का गुणांक लेते हैं कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास CF आ गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं PI इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि Q बराबर 0 है, ये बराबर में 0 है। तो जब यहाँ पर Q का फलन होगा तभी हम PI निकाल सकते हैं, और अगर Q नहीं है तो PI भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर PI का निकालने का जो फॉर्मूला है 1/FD इंटू Q है, और अगर Q 0 हो गया तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, इसलिए PI बराबर 0 है। अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दी गई इक्वेशन का, complete solution of the given equation are
y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू C1 e की पावर 2x प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x, ये दी गई इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर मान लीजिए कि Q नॉट इक्वल 0 होता तो हमको PI भी निकालना पड़ता, तो पहले हम PI निकालते, फिर लास्ट में जाके कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते, CI और CF और PI की वैल्यू पुट करके जो भी आता वो उसका आंसर हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, उससे सवाल को सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी है, दी गई इक्वेशन है उसके अंदर d अपॉन dx की जगह पर हमको d पुट कर देना है, d की इक्वेशन आ जाएगी, d की जगह पर m रख देना है, m के लिए सॉल्व करके m के मान निकालने हैं, m के जितने भी मान आएंगे उनके लिए CF निकालना है, c का सीधा सा फॉर्मूला है CF का, c और e की पावर mx, m के मान पुट करते जाओ और CF का मान आ जाएगा। केवल एक चीज़ यहाँ और ये ध्यान रखनी है कि e की पावर प्लस आयोटा में है तो कॉस में चेंज कर दो, माइनस आयोटा में है तो साइन में चेंज कर दो, CF आ जाएगा। और अगर राइट साइड में भी कोई फंक्शन दे रखा है तो फिर PI भी निकालेंगे आगे। तो अब अगले एग्जाम्पल को जब हम लेंगे तो वहाँ पर PI के लिए सवाल को सॉल्व भी करेंगे, CF भी निकलेगा और PI भी निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पूरा लेंगे। यहाँ तो केवल अभी बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझाई कि CF कैसे निकलेगा, इक्वल टू 0 है तो केवल CF निकलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम CF और PI दोनों को निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा सबको। यदि मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जो यहाँ समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, सारी बातों को सुनिए, तो मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो समझ में ना आए, इसलिए ध्यान से देखिए और अपने से खुद से करके देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।